नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आज है 4 मई 2022। आज के इस दैनिक क्विज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। सत्र को शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 की सीरीज चल रही है, उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो प्रथम लेक्चर है वो कल यानी कि 5 मई को इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे से प्रसारित करा जाएगा लाइव। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपको इस चर्चा में बताए जाएंगे। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछा गया है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा गया, चर्चा में क्यों था। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, जहां पर वो फ्रांस में, जर्मनी में और डेनमार्क में, इन 3 देशों की यात्रा वो करेंगे। इस फोटो में जो महिला आपको दिख रही हैं वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क ने भारत को न्योता दिया है आईकार्स में सहयोग करने का। अब ये आईकार्स क्या है? आईकार्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड सॉल्यूशन। प्रश्न पे वापस आते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जैसे आपने वर्ड सुना होगा एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक वर्ड क्या होता है? बायोटिक का मतलब यहां पर है जीवाणु से मतलब, और एंटी का मतलब होता है रोधी, यानी कि जीवाणु रोधी। वो दवाइयां जो हमारे शरीर में मान लीजिए गलती से कोई जीवाणु प्रवेश कर जाता है, अब हमारा शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उस व्यक्ति को जानती तो है नहीं, वो उस जीवाणु को जानती तो है नहीं, तो वो उसको क्या करेगी? उसको जहां तक हो सकता है उसको रोकने का प्रयास करेगी। परंतु जब वो रोकने का प्रयास नहीं कर पाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे, है ना। वो जीवाणु हमारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। तो उस जीवाणु से लड़ने के लिए फिर क्या खाई जाती हैं? दवाइयां खाई जाती हैं। अगर कोई दवाई एंटीबायोटिक है, जैसे हमें कभी बुखार हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो उस समय हमारे शरीर पे कोई जीवाणु हमला कर देता है। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अपनी क्षमता से उस जीवाणु से लड़ाई करती है। जब वो हार जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उस केस में हम लोग जब एंटीबायोटिक दवाई का सेवन करते हैं तो ये एंटीबायोटिक एक ऐसा हथियार है, इस जीवाणु से लड़ता है, इस व्यक्ति से लड़ता है और इसको नष्ट करता है। इसीलिए इसका नाम है जीवाणु रोधी, इसीलिए इसको बोलते हैं रोधी। रोधी का मतलब होता है प्रतिरोध करना। अब सोचिए एक व्यक्ति जो है, कोई भी उसको बीमारी होती है, एंटीबायोटिक खा लेता है। जरा सा जुकाम हुआ, हमने एंटीबायोटिक खा ली। हमें सर्दी हुई, हमने एंटीबायोटिक खा ली। जितना आप एंटीबायोटिक खाते जाएंगे तो हमारे शरीर में जो बैठा ये व्यक्ति है, जो जीवाणु है, वो क्या करेगा ना, वो इस एंटीबायोटिक से जाके लड़ेगा। लड़ते लड़ते धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि इसका स्टैमिना इतना ज्यादा हो जाएगा, ये क्या करेगा, जीवाणु क्या करेगा, वो इस दवाई से भली भांति परिचित हो जाएगा। इसके सारे जो दावपेच होते हैं इससे भली भांति परिचित हो जाएगा। अब इससे वो लड़ना सीख जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी दुश्मन से या किसी दूसरे अपने विरोधी के दांवपेच सीख जाता है तो फिर उससे हारना उसको मंजूर नहीं होता है। वो प्रैक्टिस करते करते उससे जीतना सीख जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करता है, उसके शरीर में कोई भी जीवाणु प्रवेश करेगा, अब वो कोई भी एंटीबायोटिक जितनी मात्रा में खा ले, उस जीवाणु पर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं कि ये एंटीबायोटिक का भी प्रतिरोध करने लग गया है। अब ये इतना सक्षम हो गया है ये जीवाणु कि अगर कोई दवाई भी इसको भेजी जाती है, कोई दवाई इसके लिए लड़ने के लिए भेजी जाती है, तो ये उसका भी प्रतिरोध कर देता है। तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक प्रतिरोध। अब यहां पर एंटी माइक्रोबियल की बात हो रही है, तो माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? यहां पर केवल जीवाणु की बात नहीं हो रही है, यहां पर विषाणु यानी कि वायरसेस की बात हो रही है, यहां पर कवक की बात हो रही है, यहां पर परजीवियों की बात हो रही है। तो ये सारी जो फैमिली आप देख रहे हो, जब ये सारी फैमिली किसी भी एंटी का मतलब है रोधी दवाइयों के प्रति हो जाती है तो उसको एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध कहते हैं। और यह बहुत ही खतरनाक अवस्था हो जाती है। हमारे शरीर में कोई विषाणु प्रवेश कर जाए, कोई परजीवी प्रवेश कर जाए, कोई कवक जो है वो प्रवेश कर जाए, अब इसके विरोध में हम लोग कोई दवाई ग्रहण करते हैं इनको रोकने के लिए, परंतु हमारे शरीर में जो ये व्यक्ति घुस जाते हैं, इन व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता इस दवाई के प्रति जब उत्पन्न हो जाती है, जब वो दवाई से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध।
मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मलेरिया से उतने व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती है जितने व्यक्ति एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण जिनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है संसार में। अब इसमें लिखा हुआ है कि विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध से संबंधित है। विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध से, एंटीबायोटिक के अलावा जो एंटीवायरस होंगी या एंटी कवक होंगी या एंटी परजीवी होंगी, ये सबसे संबंधित है, ना कि केवल एंटीबायोटिक से संबंधित है। इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन लिखा हुआ है केरल भारत का पहला राज्य जिसने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर एक व्यापक नीति बनाई है। एकदम सही, केरल भारत में पहला स्टेट था जिसने एंटी माइक्रोबियल जो प्रतिरोध होता है इसके लिए पूरा एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है। यह तथ्यात्मक था, इसको याद रखिएगा। भारत द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, आईकार, जिसके लिए मैं बात कर रहा था, उसकी पहल करी है और इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। यह गलत स्टेटमेंट है। एंटी माइक्रोबियल की जो बात करेंगे आईकार्स की, इसकी स्थापना डेनमार्क के द्वारा करी गई है। ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा। इसीलिए डेनमार्क ने इस संस्था में भारत के सहयोग के लिए भारत को आमंत्रण भेजा है। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और स्वीडन की जब बात करते हैं तो ये दोनों ही देश एंटी माइक्रोबियल के लिए ये पहले से ही आपस में सहयोग कर रहे हैं कि ये जो बीमारी होती है जिसको एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध बोलते हैं, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या हम लोग कोई औषधि बना सकते हैं या इसका किस तरीके से हम लोग निवारण कर सकते हैं। तो भारत और स्वीडन इसमें परस्पर सहयोग बहुत समय से कर रहे हैं। तो अब डेनमार्क ने भी भारत को निमंत्रण दिया है, इसलिए यह टॉपिक चर्चा में था। तो इसमें हमसे सही कथन पूछा गया था, तो पहला कथन गलत था, दूसरा सही था और तीसरा कथन गलत था। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है भारत ने सिक्किम में अपना पहला जीन अभ्यारण्य स्थापित करा है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाल ही में यह चर्चा में था। भारत ने अपना पहला जो जीन अभ्यारण्य है वो मेघालय में स्थापित करा है। और मेघालय में भी अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो जो गारो क्षेत्र है, गारो में, गारो खासी जयंतिया, आपने 3 पहाड़ियों का नाम सुना होगा, तो गारो क्षेत्र में अपना पहला जीन अभ्यारण्य स्थापित करा है। इन पहाड़ियों की लोकेशन अगर आप देखोगे ना तो ऐसे है, ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया पहाड़ियां ऐसा त्रिभुज बनाती हैं। इसी खासी के नीचे आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा मासिन राम, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। हिमालय में टांगलांग जो ला है, ला का मतलब यहां पर हो जाता है दर्रा, है ना, दर्रा को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ला, में भारतीय बीज बैंक स्थित है। हिमालय में तो भारतीय बीज बैंक है मगर टांगलांग में नहीं है। ये कहां पर है, ये चांगला दर्रे में है, चांगला में। चांगला कहां पड़ेगा, आपको लद्दाख में पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। यहां बात करी जा रही है स्वालाबार्ड ग्लोबल सीड वार्ड की। ये पूरी दुनिया की पहली फसल विविधता के लिए एक सुरक्षित बैकअप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये कथन एकदम सही हो जाता है। तो हमारा हमसे गलत कथन पूछे थे तो पहला और दूसरा यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ये 2 कथन हमारे गलत थे। अब देखिए ये जो स्वालाबार्ड है, मैं एक बार इसको दिखा देता हूं आपको। ये है, ये कहां पर आपको पड़ेगा, ये पड़ेगा नॉर्वे में। नॉर्वे में आपको स्वालाबार्ड के नाम से एक द्वीप है, वहां पर ये जो योजना है इसको बनाया गया है। बेसिकली यहां पर करा क्या जाता है, जो स्वालाबार्ड है ये एक, इसको समझ लो ये तहखाना है। किस चीज का तहखाना है, यहां पर बीज रखे गए हैं 25 करोड़ से भी ज्यादा। यहां पर जो बीज हैं फसलों के, फसल की बात करी जाए, फलों की बात करी जाए, तो इनके बीज को सुरक्षित रखा गया है। ऐसा इसलिए करा गया है कि कल को अगर पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रलय आता है, प्रलय की बात करें या कोई मान लीजिए जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो ऐसा जलवायु परिवर्तन होता है जिसमें सारी फसलें, जब पृथ्वी की सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो उस केस में इस बैंक के अंदर क्या होगा, 25 करोड़ से ज्यादा जो बीज हैं वो सुरक्षित रखे हैं और इनमें कुछ भी नहीं होगा और इनका हम यूज कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। ठीक है, इनको बात करी जाती है डूम्स डे के लिए। डूम्स डे का मतलब होता है जिस दिन प्रलय आ जाएगा, उसके बाद जब पृथ्वी में सब कुछ नष्ट हो चुका होगा, उस केस में हमारे पास जो बीज हैं वो सुरक्षित रहेंगे, हम उनका यूज कर पाएंगे आने वाले खाद्य सुरक्षा के लिए। जो बीज बैंक की बात करी गई, तो बीज बैंक का मतलब ही हो जाता है कि भाई यहां पर जो बीज होंगे फसलों के, इनको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, उसको सुरक्षा इसीलिए दी जाएगी कि भाई कल को कभी भी जलवायु परिवर्तन से कोई फसल प्रभावित होती है, वो ऐसी फसल जिसको हम लोग संरक्षित नहीं कर पाते हैं और वो जलवायु परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो नष्ट हो जाती है, तो उसके संरक्षण के लिए हम लोग बीज बैंक का निर्माण करते हैं। प्रश्न 2 का विकल्प क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न 3 देखिए क्या है। प्रश्न 3 बता रहा है कि शिगेला सोननई, आपने सुना होगा
हाल ही में केरला जो राज्य है वहां पर एक 13 वर्ष के बालक की मृत्यु हो गई इस वायरस के कारण। अभी ये क्या हुआ कि ये जो वायरस है इसका असर कहां पर होता है, ये क्या करता है, ये आंतों के संक्रमण का कारण बनता है। किस तरीके से? इसका प्रमुख लक्षण होता है दस्त। दस्त और कैसा? इस दस्त में जो है वो रक्त का प्रवाह होने लग जाए, ठीक है, या फिर पेट दर्द, पेट में कोई इंफेक्शन हो जाए, पेट का इंफेक्शन, बुखार, ये सारी चीजें अगर लगातार 7 दिनों तक चलती रहती हैं। अब शिगेला सोननई जो है ये एक जीवाणु है। ये जीवाणु और ये प्रभावित किस अंग को करेगा? ये प्रभावित करेगा आंत को, यानी कि पेट में। तो ये सारी जो लक्षण दिखेंगे वो तभी दिखेंगे जब ये जीवाणु हमारे पेट में प्रवेश कर चुका होगा। तो ये याद रखिएगा, ये पेट का इंफेक्शन है, आंतों का संक्रमण है। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए। अब बात करी जाए, जैसे दूषित भोजन कोई व्यक्ति कर ले, है ना, या दूषित जल का सेवन कर ले, तो इन दोनों से भी इस रोग के फैलने के चांसेस रहते हैं। ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है यदि इससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके अंदर ये जीवाणु है, वो व्यक्ति के संपर्क में आने पर, या फिर वो व्यक्ति उसका खाना खा लेने पर, या उसके मल के संपर्क में आने पर, दूसरा व्यक्ति अगर इसके किसी भी संपर्क में आएगा तो इस जीवाणु का प्रभाव इस व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये एक संक्रामक जीवाणु है, तो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने के चांसेस इसके रहते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये इस जीवाणु का एक डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया है, और इसका केस जो था वो पहली बार केरला में आया था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित है। 1 से 2 दिन पहले की न्यूज है। 2022 का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो आ चुका है। इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। अगर 2021 की बात कर लें तो 2021 में भारत का जो स्थान था वो 142 था। वापस से जो भारत है वो 8 स्थान नीचे गिर चुका है। पहला कथन दे रखा है, विगत वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित करा जाता है। गलत जवाब है। यह किसके द्वारा निकाला जाता है? यह निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस यानी कि फ्रांस में। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेक्स निकालता कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2022 का जो इंडेक्स निकाला है उसमें भारत को कौन सी स्थिति दी गई है? 150वां स्थिति दी गई है। एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले स्थान पर आप देखेंगे तो आपको नॉर्वे दिखेगा, दूसरा स्थान डेनमार्क है, और तीसरा स्थान किसको मिला है? स्वीडन को। ठीक है, तो पहले 3 स्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्टेट पीसेस की जो लोग तैयारी करते हैं तो उनको भी पहले 3 स्थान याद करने पड़ेंगे, तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। दूसरा कथन जो है वो लिखा हुआ है, यह रैंकिंग पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक है। गलत। ये जो रैंकिंग निकाली जाती है ना, जो RWB, इसमें बेसिकली क्या देखता है? इसमें देखता है पत्रकारों की सुरक्षा उस देश में। यानी कि अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, वो कितनी सुरक्षित है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इनको। दूसरी बात करें कि इनकी स्वतंत्रता क्या है, ये किस हद तक चीजों को व्यक्त कर सकते हैं, क्या इनकी अभिव्यक्तियों पे कंट्रोल करा जाता है, क्या सरकार जो भी सत्ता में होती है क्या वो इन पे प्रतिबंध लगाती है कि उनके विरुद्ध ये ना लिखें। अब देखिए, जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया होती है, वो किसी देश का, ऐसा बोलते हैं ना, लोकतंत्र का एक स्तंभ होते हैं। तो जो भी जनता है या जो सरकार है, तो उसके बीच में एक माध्यम का काम करते हैं। जनता की जो तकलीफें हैं वो सरकार तक पहुंचाना, सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाना। तो एक माध्यम का, एक संचार के माध्यम का कार्य कौन करता है? वो करते हैं पत्रकार या मीडिया। तो ये लोग किसी देश में कितने सुरक्षित हैं, इन लोगों को किसी देश में कितनी स्वतंत्रता है, ये इस बात का सूचक है कि उनका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कितना अच्छा है। तो ये गुणवत्ता का सूचक नहीं है, ये स्वतंत्रता का सूचक है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 150 है। बिल्कुल सही कथन है, मैंने आपको बताया 150वां स्थान है। इसमें हमसे पूछे गए थे कौन से सही कथन है, तो केवल तीसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो ये इंडेक्स निकालते हैं। पहले 3 इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पिछले वर्षों में पूछा गया। 2018 में व्यापारी कर छूट की बात हो रही है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात हो रही है। आप किसी दुकान में जाते हैं, उस दुकान से आप कुछ सामान खरीदते हैं। अब आपके पास कैश नहीं होता है, आप अपना ATM कार्ड निकाल के उस दुकान वाले को देते हैं और उस दुकान से कहते हैं कि मेरे पास ये ATM कार्ड है, इससे आपका जो भी पैसा है उसको काट लीजिए। वो दुकान वाला एक मशीन आपको देता है, आप उस मशीन में ये कार्ड लगाते हैं
और आपके अकाउंट से 100 रुपए कट हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, आप अपना कार्ड वापस अपनी जेब में रख लेते हैं, इस दुकान वाले को 100 रुपए मिल जाते हैं। अब देखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एसबीआई का कार्ड था, एसबीआई के कार्ड से आपने 100 रुपए इस दुकान वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो एसबीआई क्या करता है, पहली चीज तो एसबीआई ने एक सुविधा यह दी कि भाई अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है और उसके पास कैश नहीं, उसके पास कार्ड है, तो उसको आप खाली हाथ ना लौटा लिएगा, है ना। उसको आप सामान अगर नहीं, आप मान लीजिए उसके पास कैश नहीं है, तो वो ऐसा ना हो कि आपका सामान खरीदे बिना दुकान से वापस चला जाए। तो एसबीआई ने इनको ये सुविधा दी कि भाई आप उससे एटीएम मांगिएगा। अब मैं आपको ये मशीन दे रहा हूं जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पीओएस, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीओएस बोलते हैं। ये जो मशीन मैं आपको दे रहा हूं, इस मशीन में उसका कार्ड आप डालेंगे, उस कार्ड से आपको पैसे का भुगतान हो जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। उसके बदले में मैं आपसे कुछ पैसा यानी कि 0.5% जितना का भी भुगतान आपने, मान लिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी आपने सामान बेचा होगा तो उसका इतना प्रतिशत कौन ले लेगा, वो बैंक ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये मशीन इस दुकान वाले को दी है और इतनी पूरी जो ये एक नेटवर्क की सुविधा है वो इसको दी है। तो इसी को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि जो व्यापारी होता है वो बैंक को कुछ पैसा देता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, यह किसी बैंक द्वारा एक व्यापारी को संबंधित बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन नहीं है, उल्टा बैंक तो उसके अकाउंट से पैसा काट रहा है। 100 रुपए का सामान लिया है तो दुकान वाले को प्रोत्साहन देने का मतलब है कि बैंक अपनी तरफ से उसको कुछ पैसा देता नहीं। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है, बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई कैशबैक कस्टमर को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगाए जाने वाला शुल्क है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सी। ग्राहकों का जो भी डेबिट कार्ड होता है उससे जो भी भुगतान ग्राहक करते हैं उसी पर लगाए जाने वाला एक शुल्क है, जो किसको देना होता है? व्यापारी को देना होता है। अब लिखा हुआ है, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया गया प्रोत्साहन है। इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, उल्टा व्यापारी को शुल्क पे करना पड़ रहा है। तो पांचवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए आज का जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो है एआईपी प्रणाली। एआईपी को बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। अब एयर इंडिपेंडेंट मतलब एयर से यानी कि वायु से, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो जाना। शब्दों से ही अर्थ निकालने की कोशिश करा करिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली ये सबमरीन आप देख रहे हैं जो फिगर में बनी होती है, इनको हम लोग सबमरीन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत दिनों तक समुद्र के अंदर रहती हैं। तो कोई भी देश जो सबमरीन बनाता है वो चाहता है कि दो चीजें हमारी सबमरीन में होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो वो सबसे कम आवाज करती हो, ठीक है, आवाज उसमें सबसे कम होती हो। दूसरा, वो समुद्र के अंदर जितनी देर तक रह सकती है वो उतना बेहतर है हमारे लिए। अब देखिए आवाज कम करती होगी तो दुश्मन के रडार में आएगी नहीं, जितनी देर समुद्र के अंदर रहेगी दुश्मन के रडार में आएगी नहीं। तो ये दोनों क्वालिटी जिस सबमरीन के अंदर होती है वो सबमरीन बहुत अच्छी कही जाती है। अब बेसिकली जो सबमरीन होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी पारंपरिक सबमरीन, जो बहुत समय पहले जिनकी टेक्नोलॉजी थी, जिनको हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक बोल देते हैं ना, डीजल इलेक्ट्रिक। एक होती है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, परमाणु सबमरीन, जिसके अंदर परमाणु का छोटा सा एक रिएक्टर लगा होता है। तो यहां पर जो बात हो रही है वो डीजल सबमरीन की बात हो रही है। अब देखिए जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना, इसकी एक मतलब जिसको बोल देते हैं कि इनको दो चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। एक, सबसे पहले जो भी डीजल होगा तो ये क्या है, ये एक ईंधन है। ईंधन जलेगा तो सबमरीन आगे बढ़ेगी। ईंधन जलेगा इसका मतलब है कि ऑक्सीजन चाहिए इसको, ऑक्सीजन यानी कि O2 चाहिए। किसी भी चीज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन चाहिए होगी ना। तो इस ऑक्सीजन को लेने के लिए इसको सतह पर आना पड़ता है। इसको कहां आना पड़ता है? सतह पर आना पड़ता है बार बार। हर एक दिन में अगर इस समुद्र के अंदर है तो जब भी इसके अंदर ईंधन जलेगा तो इसको एक बारी ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आना पड़ेगा। दूसरा, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं इसमें कुछ बैटरी लगी होती हैं। तो ये बैटरी जब तक इनमें ये चार्ज रहेंगी तब तक तो वो सबमरीन समुद्र के अंदर रहेगी। जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी तो इसको चार्ज करने के लिए फिर से सतह पे आना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं जिनके लिए जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं ये बार बार सतह पे आती हैं। तो ये दो जो आवश्यकताएं होती हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की, तो ये इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करा गया है? डीआरडीओ ने, आप सबको पता है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो डीआरडीओ ने करा क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेशन प्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली के
माध्यम से वो क्या करेंगे, जो भी हमारी डीजल की सबमरीन होगी वो 1 हफ्ते तक, यानी कि 1 वीक की बात करेंगे, वो बिना सतह पर आए समुद्र के अंदर रह सकती हैं। इससे दुश्मन से भी बचाव हो जाएगा, बार बार सतह पे आना नहीं पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन की कमी होती है, वो ऑक्सीजन की कमी इस प्रणाली के जरिए जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस प्रणाली का मतलब समझ में आया, एयर डिपेंडेंट प्रपोल्शन। ठीक है। इस प्रणाली को विकसित किसने करा है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के अंदर एक लैब आती है, उस लैब का नाम है नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, एनआरएमएल। इसका हेडक्वार्टर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर और एनआरएमएल का हेडक्वार्टर। तो एनआरएमएल का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में मिलेगा। एनआरएमएल जो है ये नेवी जो है, इंडिया की जो नौसेना है, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का विकास करती है ये प्रयोगशाला। और ये प्रयोगशाला डीआरडीओ के अंडर में ही काम करती है। तो बेसिकली इस प्रयोगशाला ने ही ये एआईपी जो तकनीक है इसको बनाया है। अब आने वाली जो भारत में सबमरीन बनाई जाएंगी, है ना, वो सारी सबमरीन में ये जो तकनीक है इसको लगाया जाएगा, इससे लैस कर दिया जाएगा। तो ये था आज का तथ्य। आज का सत्र मैं आशा करता हूं आपको मैंने जो समझाने की कोशिश करी है वो भली भांति समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए अपनी परीक्षा के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।